नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 1 दिवसीय दौरे पर। एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी रखेंगे आधारशिला। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। बीरभूम जिले के सिउरी शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही पार्टी कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में दी श्रद्धांजलि। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। वॉशिंगटन में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक संपन्न। दूसरे दिन बैठक में सतत वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर हुआ मंथन। जापान, फ्रांस और भारत ने की श्रीलंका ऋण के लिए समन्वय मंच की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार और ऋण स्थिरता के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन देने की जताई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मोजाम्बिक के ऐतिहासिक संबंधों के विस्तार के महत्व को किया रेखांकित। भारतीय समुदाय से की बातचीत। कहा, भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए उठाता है आवाज। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को दी 6 विकेट से मात। शुभमन गिल ने खेली 67 रनों की पारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 14,300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी न केवल राज्य को एम्स का तोहफा देंगे और हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बिहू का भी अवलोकन करेंगे। पीएम एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित कर आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। शुक्रवार को 1 दिन के दौरे पर असम पहुंच रहे पीएम मोदी न केवल राज्य को एम्स का तोहफा देंगे और हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बिहू का भी अवलोकन करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एम्स बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। कुल 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 100 एमबीबीएस की सीट हैं। ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके लिए एक अपेक्स सेंटर का काम करेगा। ये एक एडवांस टर्सरी सेंटर होगा जहां पे आपकी एडवांस ट्रॉमा केयर, एडवांस कैंसर केयर और एडवांस कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, कार्डियोलॉजी की सारी सर्विसेज, इंटरवेंशन के सारे जो मशीन हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये सारी सुविधाएं लोगों को डोर स्टेप पे मिलेंगी। प्रधानमंत्री असम के 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हैं नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज। इन 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इन मेडिकल कॉलेज के होने से अस्पतालों में 500 बिस्तरों के साथ प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता हो जाएगी। गुवाहाटी में एम्स बनने पर न केवल यहाँ के लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उनके घर के पास मिलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा। साथ ही साथ गुवाहाटी का एम्स
पूर्वोत्तर के अर्थव्यवस्था में भी मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। हमारे कोई सारे प्रोजेक्ट है, इंडियन रेलवेज का प्रोजेक्ट है, असम सरकार का प्रोजेक्ट है, शिलान्यास और उद्घाटन का कोई सारा कार्यक्रम होगा। कुल मिला के लगभग 15,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास होगा या तो उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी असम पुलिस की ओर से डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल बिहू नृत्य का भी अवलोकन करेंगे। इसका आयोजन असम के बिहू नृत्य को असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान और जीवन के शुभंकर के रूप में विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। 14 अप्रैल शुक्रवार को असम के अलग अलग जिलों से 10,000 से अधिक कलाकार इकट्ठा होकर के बिहू नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। इससे जहां देश और दुनिया में पूर्वोत्तर की संस्कृति को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की एक मिसाल भी पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 31 जिलों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का एक सपना था कि एक स्थानों पे सबसे बड़ी तादाद से एकत्रित होके ये हम लोग बिहू का एक डांस हम लोग करेंगे। लगभग 11,000 डांसर्स ने ये प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे अगले 14 तारीख को। मैं चाहता हूँ ये जो हमारे कलरफुल ये डांस सारे दुनिया का सब आदमी अच्छा पाएंगे देख के। हम लोग बहुत एक्साइटेड है जो परफॉर्मेंस देने के लिए। कितना अच्छा होगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग के लिए पहले बार मतलब बड़ा स्टेज होगा, मतलब जो हम लोग विश्व दरबार में मतलब हम लोग का बिहू को प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश के लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये बिहू विश्व दरबार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रधानमंत्री जी असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा साहब जी जो कोशिश कर रहा है, अभी तो कोई ये कोशिश नहीं किया, इसीलिए हम लोग असम का सारे लोग बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मैनथॉल संयंत्र की शुरुआत, ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास, शिवसागर स्थित रंगघर के सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास और 5 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उर्मिलेश भट्ट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज गुवाहाटी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बीरभूम में पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे एवं विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को सभास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि गृहमंत्री की ये रैली ऐतिहासिक होगी। देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज नई दिल्ली में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पशु महामारी तैयारी पहल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए एक स्वास्थ्य परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलहाल देश के 5 राज्यों के 151 जिलों में पशु महामारी तत्परता पहल परियोजना चलाई जानी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एसजे पार्क थाना पुलिस ने एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने सुरेश व प्रवीण नाम के 2 लोगों के पास से नकदी जब्त की है। उनके पास से पैसे से जुड़े कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए। पुलिस ने 2 लोगों को
हिरासत में ले लिया है। और अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल कल फ्रांस के लिए रवाना होगा। यह अभ्यास फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना मोंट डे मार्सन के वायु सेना अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अभ्यास इस महीने की 17 तारीख से अगले महीने की 5 तारीख तक किया जाएगा। वायुसेना के दल में 4 राफेल विमान, 2 C-17, 2 IL-78 विमान और 165 हवाई योद्धा शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों के लिए यह पहला विदेशी अभ्यास होगा। अभ्यास ओरियन में जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाएं भाग लेंगी। यहां रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज एट 10 जारी रहेगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। देश भर में आज भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। वे भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई काम किए। इसके साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। वहीं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती। देश भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो ये पार्लियामेंट के अंदर जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, कितना भव्य होता है और इससे बाबा साहब के सिद्धांतों को एक मजबूती भी मिलती है और जो नई पीढ़ी है वो बाबा साहब के विचारों को जान पाती है, प्रेरणा लेती है। आज सेंट्रल हॉल में आप देखेंगे कि हमने अभी अभी पुष्पांजलि देकर के माननीय स्पीकर जी के साथ हम आए हैं, तो वहाँ आप हर राज्यों के बच्चे बैठे हैं जो कंपटीशन करके बाबा साहब का व्यक्तित्व कैसा था उनका सारा उन्होंने लेख लिखे हैं, उनके कंपटीशन करके ये लोग आए हैं और 30 बच्चे यहाँ अभी भाषण देंगे। तो ये नए नए नवाचार जो हम हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में नई पीढ़ी जाने, ऐसे नवाचार भी हम कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। पीएम ने भी बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो देश भर में आज भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संसद भवन परिसर में अपने श्रद्धासुमन उन्हें अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर ने एक शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किया और ज्ञान की अलख जगाई। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और एक समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को नमन किया है। अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। जय भीम। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो एक यूनिवर्सल विजन के व्यक्ति थे। बाबा साहब की विचारधारा के मूल में समानता अनेक रूपों में निहित है। सम्मान की समानता, कानून की समानता, अधिकार की समानता, मानवीय गरिमा की समानता, अवसर की समानता। आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान को लेकर की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय व अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संविधान के शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। सभी सुख व सुविधाओं को त्याग उन्होंने वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके आदर्श व विचार निरंतर हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाबा साहेब को उनकी जयंती पर नमन किया है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, बहुजन नायक, महान समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली से बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे और IRCTC एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा का संचालन करने जा रही है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा चलाई जाने वाली इस यात्रा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों और उनके विरासत स्थलों के दर्शन का समग्र अनुभव प्राप्त होगा। 7 रात 8 दिन की ये यात्रा 14 अप्रैल को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हो रही है और इस यात्रा का किराया शुल्क मात्र 21,650 रुपए प्रति व्यक्ति से आरंभ होगा। यात्रा का आरंभ दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के दर्शन व भ्रमण से होगा। इसके पश्चात ये स्पेशल ट्रेन अंबेडकर नगर, महू, नागपुर, सांची, वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा तक का सफर तय करेगी। इस यात्रा के लिए यात्री हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मथुरा स्टेशन और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। दूसरे दिन यात्री इस यात्रा का दूसरा पड़ाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के दर्शन करेंगे, जिसके पश्चात ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी। इस यात्रा के तीसरे दिन यात्री डॉक्टर BR अंबेडकर की बौद्ध धर्म ग्रहण स्थली और नागपुर के पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि का भ्रमण कर सकेंगे, जहां से ट्रेन सांची के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के चौथे दिन सांची के पावन स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्थलों के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा के 5वें दिन यात्रीगण धर्मनगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के 6ठे दिन यात्री बोध गया स्थित होटल में विश्राम के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके पश्चात यात्रीगणों को महाबोधि मंदिर सहित विभिन्न बौद्ध स्थलों के भ्रमण का अवसर मिलेगा। यात्रा के 7वें दिन यात्री राजगीर पहुंचकर नालंदा का भ्रमण करेंगे। ये यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी। इस यात्रा पैकेज में शामिल है रेल यात्रा, रहने की व्यवस्था, खान पान, बस द्वारा भ्रमण। इस अंबेडकर यात्रा और भारत गौरव टूरिस्ट सर्किट के दूसरे टूर्स की जानकारी के लिए विजिट करें www.irctctourism.com/भारत-गौरव। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो चलिए, बहुत खूब। अगली बार अपने परिवार के साथ कहीं जाना है तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। ये भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 132 किलोमीटर टिका बूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारत मोजाम्बिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम है। वहीं विदेश मंत्री ने कल शाम मापुतो में उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मोजाम्बिक के ऐतिहासिक संबंधों के विस्तार के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे और आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाता है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मापुतो में श्री विशंभर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत कर बहुत खुशी हुई। और भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कल वाशिंगटन DC में संपन्न हुई। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग बैठकों से अलग आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 350 प्रतिनिधि, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने भागीदारी की। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र,
सतत वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान विषयों पर 3 सत्रों में आयोजित की गई थी। इस सत्र के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर आयोजित सत्र में सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि जलवायु वित्त पोषण पर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सदस्यों ने सहमति जताई कि G20 वैश्विक आर्थिक भरपाई के लिए अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देने में समान सहमति देने में योगदान कर सकता है। G20 ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि अत्यधिक संवेदनशील देशों की आबादी का ये वर्ग अच्छी तरह से सुरक्षित है। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 देशों ने वैश्विक वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त करने में रुचि दिखाई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करते हैं तो हमें इसमें सीमा पार भुगतान के मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। Crypto also highlighted the fact that it's not going to be confined to one part of the world. Its implications can affect the emerging market economies as well. So even as we are talking about crypto, the impact that it can have on developed economies and the impact it can have on emerging market developing economies have also been taken on board. वॉशिंगटन डीसी में उद्यमियों और नेताओं के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाना विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को ऋण सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के इतर श्रीलंका ऋण मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार और ऋण स्थिरता के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री ने जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी के साथ मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 अध्यक्षता के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जापान के निरंतर समर्थन को धन्यवाद दिया और आगामी मई में जापान में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए सुजुकी को शुभकामनाएं दी। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आज बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार खासकर कृषि पर्व के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इस दौरान पंजाब में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। बैसाखी के साथ साथ आज मेषादी, वैशाखड़ी, पुतांदू, विशु, नववर्ष और बोहाग बिहू भी मनाया जा रहा है। आज के इस खास दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। बैसाखी पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। देश भर में देखी जा रही है बैसाखी की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में वैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, बैशाखड़ी और पुतांदू पेरापू के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार हमारे अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत का पुरस्कार और इससे मिलने वाली खुशी, समृद्धि और प्रगति का उत्सव है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार हमारे अन्नदाता किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति सम्मान दर्शाने का भी अवसर है। राष्ट्रपति ने कामना करते हुए कहा कि खुशियों से भरे ये त्योहार हमें अपने राष्ट्र की प्रगति और देश के अलग अलग लोगों के बीच भाईचारा मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं।
दुनिया की हर समस्या का समाधान शांति से किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बार अशांति की स्थिति आई है, लेकिन अब ये स्थितियां बदल गई हैं और आपसी बातचीत से स्थानीय मुद्दों को भी सुलझाया जा रहा है। 26 जनवरी 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। और अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। हम कह सकते हैं कि आज भारत तीव्र गति से जो आगे बढ़ा है, उस बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सारे समाज को एकत्र करके एक साथ आगे बढ़ाने में एक उसकी संवैधानिक ढांचे में व्यवस्था की थी, जिस कारण से देश आगे बढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्चे मायने में याद करना हो तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़ रही है। आज अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम लिए हैं, वो सामाजिक न्याय की ओर जाते हैं, वो आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर जाते हैं और वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्तिकरण की ओर जाते हैं, उनको ताकत देने के लिए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सशक्तिकरण, ये सामाजिक न्याय की बुनियाद है और इसी तरीके से देश को मजबूत करने का योगदान है। हम यह भी कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी की मेमोरियल की बात हो, फिर चाहे वो मऊ में हो, फिर चाहे वो लंदन में हो, फिर चाहे वो मुंबई में हो, फिर चाहे वो जहां उन्होंने अपना निर्माण किया दिल्ली में हो, सब जगह मेमोरियल बनाने का काम भी किया, तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में हुआ है। इसलिए हम सब लोग उनको याद भी करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है और इसीलिए आज उनकी जन्म जयंती पर लाखों कार्यकर्ता हर बूथ पर इस कार्यक्रम को मनाते हुए उनको याद कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के सामाजिक न्याय, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सबल हो, मजबूत हो, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती आज है। इस वक्त हम सुन रहे थे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कि किस तरह से वो कह रहे थे कि जो उनकी पार्टी है, सरकार की भी कोशिश है कि कैसे बाबा साहेब के जो विचार हैं, उनके से मिली जो प्रेरणा है, उसको अमली जामा पहनाकर ज़मीन पर उतार सकें और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी वो समानता और उसको अधिकार मिले, इस बात को सुनिश्चित करने में जुटी हैं वो। और खबरों में आगे बढ़े तो जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऐसे विशेष लोगों को बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किसान नेकराम शर्मा के बारे में, जो 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं और इसके साथ साथ अन्य किसानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। दुनिया आज पर्यावरण असंतुलन की समस्या से बहुत परेशान नजर आ रही है।
इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रकृति के सीमित संसाधनों का इंसानों ने बहुत ज़्यादा दोहन किया है, यूज़ किया है। लेकिन हमारी जो खेती की तकनीकें हैं वो भी कहीं ना कहीं पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती हैं, जिसकी वजह से प्रकृति पे दबाव बनता है। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी प्रकृति हमें खुद प्राकृतिक खेती के रूप में देती है। हिंदुस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से सदियों से प्राकृतिक खेती हमारा हिस्सा रही है। लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है कि हम एक बार फिर से इसको स्थापित करें या इस दिशा में ज़्यादा काम करें। और इस प्रकार की प्राकृतिक खेती को देश भर में कई जगहों पर तमाम लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं हिमाचल प्रदेश के नेकराम शर्मा, जिन्हें उनके इस काम को करने के लिए सरकार दे रही है पद्म सम्मान। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने से अधिक गुणी होना महत्वपूर्ण है। ये देसी कहावत हिमाचल प्रदेश के किसान नेकराम शर्मा पर 100% सही साबित होती है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से और 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों ने हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में कृषि में बदलाव की एक बड़ी कहानी लिखी है। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% तक की कटौती के साथ भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। नेकराम शर्मा ने स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर पारंपरिक खेती को बल दिया है। 1990 के बाद मैंने फिर से जो हमारा प्राकृतिक खेती है उस तरफ मेरा ध्यान गया, क्योंकि मैंने ये देखा 6, 7, 8 सालों में कि जितना मेरा शुरू में प्रोग्रेस थी खेतीबाड़ी में, तो केमिकल फार्मिंग करते करते वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा था। तो उसी बीच में काफ़ी सारा कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया था, तो उसके चलते मुझे आभास हुआ कि हम लोग प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने तो यही प्राकृतिक खेती करी है, क्योंकि खेती का मतलब ये नहीं है कि हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर ले। आज के समय में तो उसका अत्यधिक दोहन होता जा रहा है, और ये जो मिट्टी है हमारी, जिसको हम लोग धरती माँ बोलते हैं, वो माँ आज करा रही है, उसमें अंधाधुंध जो है हमारा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, केमिकल यूज़ हो रहा है। तो जो हमें मिट्टी को अगर मार देंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि हम लोग कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती करना मिट्टी बचाने के लिए ज़रूरी है, पर्यावरण बचाने के लिए ज़रूरी है, हमारा सेहत बचाने के लिए ज़रूरी है। नेकराम शर्मा के लिए प्राकृतिक खेती का सफर आसान नहीं था। 30 साल पहले 1993 में उन्होंने बिना केमिकल के प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे नेकराम शर्मा ने अन्य किसानों को भी साथ जोड़ना शुरू किया। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली से मिल रहे परिणामों का ही नतीजा है कि नेकराम शर्मा की प्राकृतिक खेती के फॉर्मूले का प्रयोग न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। नेकराम शर्मा जी ने जो अच्छा कार्य किया है, 9 फसलों को एक साथ उगाकर एक दूसरे की सहचरी फसलें, मतलब एक दूसरे को जो सहायक फसलें हैं वो उगाते हैं, और ऐसा प्रचार प्रसार उन्होंने किया कि पूरे अपने प्रांत के किसानों को उन्होंने बीज दिए और साथ में ये सिखाया। और इसी काम के लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री के लिए चयनित किया है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का। 30 साल की कड़ी मेहनत और परिश्रम को सरकार ने पद्मश्री का सम्मान दिया है। नेकराम शर्मा को सम्मान मिलने से प्राकृतिक खेती को भी और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 9 अनाज के नायक नेकराम शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का कुल निर्यात 2022 और 23 में 770 अरब अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में 14% अधिक है। वॉशिंगटन में भारत इटली व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि ये एक सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड है, जो 2020 और 21 में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 और 22 में 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 6 अगस्त 2021 को एक बहुत ही प्रेरणादायी, उत्साह देने वाला उद्बोधन और आपसी चर्चा बातचीत की, विश्व में 180 भारत के राजदूतों के साथ, मिशंस के साथ, हर निर्यात के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बिजनेस चेंबर्स के साथ, और उसमें एक संदेशा दिया कि भारत अब निकल पड़ा है, चल पड़ा है। अब हम सबको मिलके भारत के उद्योग जगत को और भारत की सरकार को मिलके भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह उसका फलस्वरूप है कि 54% वृद्धि मात्र 2 वर्ष में, एक ऐतिहासिक निर्यात की परफॉर्मेंस भारत ने अचीव की है। पर अभी भी उत्साह बुलंद है और सभी निर्यातकों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आगे और बढ़ते जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल ने निर्यात हब के रूप में विकसित होने से भारत के निर्यात प्रदर्शन के परिदृश्य को सही मायने में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के निर्यात ने 323 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर नई ऊंचाई हासिल की है। और उन्होंने कहा कि ये वास्तव में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पद चिन्हों के विस्तार का संकेत है। पूरी विश्व की आशाएं और अपेक्षाएं आज देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिश्ते बनाए हैं पूरे विश्व में, जिस प्रकार से लोगों का विश्वास जीता है, वो अपने आप में अनोखा है। आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 9 वर्ष तक लगातार उनका नाम पहले नंबर पर आया है। लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही एक प्रकार से अच्छी कूटनीति रखते हैं, जिसमें विश्व में शांति हो, विश्व एक परिवार की तरह सोचे, एक दूसरे की भलाई की सोचे। भारत सरकार की ड्रोन नीति ने इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को उड़ने के लिए पंख दे दिए हैं। इस नीति के तहत भारत में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से एक्सक्लूसिव बातचीत में वॉटलैब डायनामिक्स की सह संस्थापक डॉक्टर सरिता अहलावत ने बताया कि पीएम मोदी का विजन भारत की ड्रोन इंडस्ट्री को ग्लोबल पावर बनाने में सक्षम है। वॉटलैब डायनामिक्स IIT दिल्ली में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है जो रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। शुरू में बहुत स्ट्रगल था, बिकॉज ड्रोन को यूज़ करना बैन था, बनाना बैन था। तो 2021 में अगस्त में प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनिशिएटिव और उन्होंने ड्रोन पॉलिसी को लिबरेट कर दिया। उससे हुआ क्या कि अभी आप आराम से ड्रोन बना सकते हो, बेच भी सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। एंड तो ही वेंट 1 स्टेप फर्दर। तो एक स्टेप और आगे जाके उन्होंने क्या किया कि ड्रोन, फॉरेन जो ड्रोन थे उनको इंडिया में लाना बैन कर दिया। इससे क्या होता है कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, हम जैसे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक्सेस टू मार्केट मिल जाती है कि अभी आपका ड्रोन कोई ले सकता है। एंड कोई जितना ज़्यादा आपका ड्रोन यूज़ करेगा, आपकी टेक्नोलॉजी उतनी इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के यहाँ रुख करते हैं। उत्तरी मेक्सिको में प्रवासी हिरासत केंद्र में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भागने में असमर्थ थे क्योंकि आग लगने के समय सेल का प्रभारी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। ये घटना वर्षों में सबसे घातक प्रवासी त्रासदियों में से एक है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के लिए मेक्सिको और मध्य अमेरिका के प्रमुख ओलिवियर डबाइस ने प्रवासी हिरासत केंद्रों को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021 की तुलना में पिछले साल 43% अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था।
बोलीविया के पत्रकार एक संभावित कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। पत्रकारों का कहना है कि इस कानून से देश में प्रेस की आजादी छिन जाएगी। बिल 305 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। वहीं स्थानीय मीडिया के अनुसार बिल में एक पैराग्राफ शामिल है जो नस्लवाद या भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए मानी जाने वाली रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई को निर्धारित करता है। मीडिया कर्मियों ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण मीडिया पर नकेल कसने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और कोलंबिया के पश्चिमी प्रांत वेले डेल कॉका में एक पुल के ढहने के बाद घटनास्थल पर मौजूद 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य घायल हो गए। दरअसल ला तबैदा नगर पालिका में पुल के ढहने के बाद बचाव कर्मियों को बुलाया गया था, तभी से हादसा हो गया। हादसे में कुछ वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और कई लोगों को भी चोटें आई हैं। खबरों के मुताबिक जीवित बचे लोगों को इलाज के लिए नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया है। और पश्चिम टेक्सास में एक डेयरी फार्म में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। खबरों के मुताबिक घटना में करीब 18,000 मवेशियों की मौत हो गई है। इस तरह की सबसे बड़ी घटना है ये। सोमवार को टेक्सास के डिमिट में साउथ फोर्क डेयरी फार्म में धमाका हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हादसे में कोई भी कर्मी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि एक डेयरी फार्म कर्मी के झुलसने की खबर है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर बताई जा रही है। टेक्सास के अग्निशमन अधिकारी कारणों की जांच कर रहे हैं। और खेल जगत का रुख करते हैं और खेल जगत की अहम खबरों के लिए आइए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आईपीएल के मौजूदा सीजन में कोलकाता की टीम मजबूत स्थिति में है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केकेआर ने 2 में जीत हासिल की है, जबकि उसे 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद अब तक केवल 1 ही मैच जीत पाई है, उसे 2 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं अगर अंक तालिका की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 2 अंकों के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर स्थित है। आज के मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों की नजर कोलकाता नाइट राइडर्स के नए नायक रिंकू सिंह पर टिकी होंगी। उन्होंने पिछले मुकाबले में बल्ले से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कोलकाता की टीम एक नई चुनौती के रूप में होगी। आईपीएल 2023 के 18वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये गुजरात की इस सीजन में तीसरी जीत रही। इस जीत के साथ ही गुजरात की टीम 6 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। पिछले मैच में गुजरात को जीत की दहलीज पर आकर हार का सामना करना पड़ा था। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर गुजरात के सामने जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में हासिल करते हुए जीत अपने नाम कर ली। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 36 रन मैथ्यू शॉर्ट ने बनाए, वहीं गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने 67 रन की पारी खेली। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। टॉप्स एथलीट अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज माबेकोव को 9-4 के अंतर से हराकर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास करने वाले सहरावत ने इससे पहले सेमीफाइनल में चीन के वान हाओ जोयू को 7-4 और क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकुतो अरई को 7-1 से मात दी थी। अमन का ये इस साल दूसरा पदक है। फरवरी में उन्होंने जगारेब ओपन में कांस्य पदक जीता था। गौरतलब है कि अंडर 23 वर्ग में विश्व चैंपियन अमन सहरावत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। कजाकिस्तान में चल रहे एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में एक अन्य मुकाबले में भारतीय पहलवान दीपक ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। दीपक ने 79 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कजाकिस्तान के सुहराब बोजरोव को हराया। उन्होंने यह मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 12-1 के अंतर से अपने नाम किया। असम ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली नैन मोनी को सम्मानित किया है। इन खिलाड़ियों को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
देश का नाम रोशन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह के साथ साथ सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में गुरुवार के दिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जोकोविच का इस सीजन का खिताब हासिल करने का सपना भी टूट गया। अंतिम 16 में जोकोविच को इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी के हाथों हार मिली। मुसेटी ने जोकोविच को 6-4, 7-5, 6-4 के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की है। ये स्कूल बच्चों में पढ़ाई की नींव डालते हैं, किंतु अक्सर शिक्षकों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालने से हिचकिचाते हैं। लेकिन सीतामढ़ी में एक स्कूल ऐसा भी है जहां हेडमास्टर खुद बच्चों को घर से लाते और तन्मयता से पढ़ाते हैं। देखिए सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की ये रिपोर्ट। ये है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड में स्थित राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय भगवानपुर टोल के हेडमास्टर शिव शक्ति कुमार। इनकी सुबह कुछ इस तरह की होती है। जाइए उठिए, अपने जाइए, आप खुद जाइए, मैं सुखाइए, जाइए बस्ता दीजिए इनका। चाहिए था। शिव शक्ति कुमार सुबह घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाते हैं और स्कूल की घंटी बजते ही शुरू हो जाती है इन बच्चों की कक्षा। तो सबसे पहला डे आएगा वो कौन सा होता है? संडे। कितने आदमी संडे का स्पेलिंग याद है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। यह विद्यालय सिंहवाहिनी पंचायत की दलित बस्ती में है। यहाँ के कुछ बच्चे दुर्व्यसनों में लिप्त थे और कुछ बच्चे ऐसे ही खेत खलियानों में इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। पर जब शिव शक्ति कुमार यहाँ आए तो उन्होंने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें यूनिफॉर्म देने के साथ साथ शिक्षा के महत्व को बच्चों और उनके परिजनों को भी बताया। नतीजा, आज इस गाँव के पढ़ने योग्य 100% बच्चे स्कूल आते हैं। तो यहाँ की बहुत सारी कमियां थी। बच्चों बहुत कम की मात्रा में आया करते थे, जिसमें हमारे बच्चों, अभिभावक और शिक्षक के बीच में काफ़ी गैप डिस्टेंस होती थी। बच्चों को क्या चाहिए था, बच्चा क्या सोचता है, अभिभावक को क्या करना चाहिए था, ये चीज़ को मैंने पहले यहाँ रीड किया। आज के दिन में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, शिक्षक यूनिफॉर्म में आते हैं, ससमय क्लास जो स्टार्ट होता है, ससमय क्लास बंद होती है। स्कूल में अनुशासन स्थापित करने का काम भी बच्चों ने ही संभाल रखा है। प्रिया स्कूल की शिक्षा मंत्री हैं। ये बच्चों की ड्रेस चेक करती हैं और उनकी पढ़ाई पर भी नजर रखती हैं। यहाँ तुम क्या करती हो, क्या हो? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री में क्या क्या करती हो बच्चों के? बच्चों को ड्रेस चेक करती हूँ और जूता भी। और क्या क्या करती हो? और मोरल लेती हूँ और चेक भी करती हूँ। इस विद्यालय में छात्रों को आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ना। तो क्या करते थे? जुगा जुगा खेलते। जुगा जुगा खेलते थे। और उसके बाद क्या हुआ? कैसे स्कूल आने लगे? सर जी बुलाया करता भाई। अच्छा, सर जी बुलाया है जी। अब मन लगता है पढ़ने में? जी। पहले क्या करता था? पढ़ता पढ़ाई नहीं करते थे तो? पत्ती पत्ती खेलता थी, मच्छी मारता थी, भाग जाता था। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? जी। मन लगता है? जी। क्या क्या चीज पढ़ते हो? सब। सिंहवानी पंचायत के मुखिया पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार भी शिव शक्ति कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। उनका कहना है कि शिव शक्ति कुमार ने एक सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी व्यवस्था की परिकल्पना को फलीभूत किया है। उन्होंने एक ऐसा बदलाव किया है जिस बदलाव अनुकरणीय है बिहार के लिए। बिहार के हर स्कूल अगर इस दिशा में कदम उठाए तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को एक उम्दा शिक्षा दी जा सकती है। और दिखता है कि वो जो सरकारी स्कूल है हमारे पंचायत के किसी भी प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वहाँ दिखता है कि एक बच्चों के प्रति जो प्रेम है या वहाँ के जो अन्य शिक्षक हैं
उन सबों का जो समर्पण भाव है, एक लगाव है, वो लगाव जो है पढ़ाई के प्रति प्रेरित करता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में सुविधाएं तो बहुत दी है, किंतु अगर बच्चे स्कूल ना आए तो सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएगी। स्कूल के हेडमास्टर शिव शक्ति कुमार ने शिक्षा को प्रोफेशन नहीं मिशन के रूप में लिया है। सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली, दूरदर्शन। जी हाँ, हर बच्चे को है शिक्षा का अधिकार और हमने देखा कि कैसे एक टीचर की जिद ने कैसे इन बच्चों का जीवन बदल दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के जवान भारी ठंड और बर्फबारी के बीच -डिग्री के तापमान में भी मुस्तैद रहते हैं। देश की सेना देश की रक्षा के लिए सरहद पर 24 घंटे तैनात रहती है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इस बुलेटिन में इतना ही और जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं उनको दी जाने वाली प्रशिक्षण की कुछ झलकियों के साथ। आप देखिए इनको। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।